हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपनी क्लास युवाड़ एकेडमी में। और जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑप्शनल और थ्योरेटिकल पार्ट भी, तो आपको फ़ायदेमंद ज़रूर होगा ना। अगर अगर लगातार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा पेपर में, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर ओरिएंटेड ही हैं, ठीक? तो आज स्टार्ट करते हैं, है ना? और लगातार जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है? तो ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों कि हाँ, लड़के जुड़ते हैं और पढ़ाने में क्या है, मज़ा आता है। ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। तो आज उसी क्रम में हमने करंट अफेयर्स लिए हैं ये ऑप्शनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, कह रहा 8 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह है संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। और परी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? परी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका जो निर्णय लिया गया है ये यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति की बैठक 46वीं, उसके तहत क्या है ये प्रोजेक्ट को क्या है लॉन्च किया गया है? किसके मंत्रालय के तहत? संस्कृति मंत्रालय के तहत। अच्छा, ये विश्व धरोहर समिति का कार्य क्या होता है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें जो भी प्लेस है उनको शामिल करने की वो संस्कृति देता है। अच्छा, भारत में यूनेस्को के कितने टोटल साइट? 42। कितने टोटल? 42। आ रही बात समझ में? तो जो बैठक थी पब्लिक पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, और किस मंत्रालय के तहत है ये? संस्कृति मंत्रालय के तहत। याद रहेगा, ठीक है। और भारत पहली बार जुलाई 2024 में क्या है 46वें सत्र की क्या करेगा? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति को भी क्या करेगा? बैठक करेगा पहली बार, ठीक। चलिए, कह रहा महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर को लॉन्च किया गया? किसके शहर को लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। किसने लॉन्च किया? ट्रांसफॉर्मेट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया किसको? शहर कार्यक्रम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है ये? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। आ रही बात समझ में? महिलाओं महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। तो ये कुल मिला के 2 दिवसीय कार्यक्रम था। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च किया गया था। इसके तहत ये है कि पानी का संग्रहण करना, ये सब जानकारियां किसको? महिलाओं को प्रदान करना था, इसका उद्देश्य था, ठीक है। चलिए, कह रहा है किस शहर द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई है? तो किस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर द्वारा? अहमदाबाद द्वारा। किस शहर द्वारा? अहमदाबाद द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल क्या है शुरू की गई है? कह रहा ब्लू ऑरिजिन NS-25 मिशन के तहत कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं? तो कौन पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं? गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा, ये 6 सदस्य जो ब्लू ऑरिजिन NS-25 मिशन था, ये किसका था? अमेजॉन के संस्थापक, नाम पता होगा, जेफ बेजोस। तो उनका ये कार्यक्रम था जिसमें 6 मेंबर थे, जिसमें से एक भारतीय है। कौन है? गोपी थोटाकुरा, ये पहले पर्यटक बने हैं, ठीक है। अरे बस में तो ये पूछा जा सकता है कि भारतीय कोई भी शामिल है किसी है तो वो क्या हो जाता है? अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होगा इसका? गोपी थोटाकुरा पहले अंतरिक्ष यात्री बने। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बस समझ में आ रहा है, लगातार अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देश की प्रगति में योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया है? तो लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना CGSC लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ना, कोई भी ऐप लॉन्च होता है ना तो वो जरूर पूछ लेता है पेपर में। तो कौन सा ऐप है वो? माई CGS ऐप। CGS ऐप में सिर्फ क्या लगाना? माई CGS ऐप। ये ऐप क्या है? लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। चलिए चलते हैं। किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? तो स्वयं प्लस पोर्टल, एक तो याद रखिएगा, मैं बता दूं। पहला तो इसका ऑप्शन क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या है? स्वयं प्लस पोर्टल क्या है? शुरू किया है। और ये स्वयं प्लस पोर्टल शुरू क्या है? ये एक स्वयं पोर्टल जो था पहले, स्वयं पोर्टल, उसी का विस्तार है ये। स्वयं जो पोर्टल था उसी का विस्तार है स्वयं प्लस पोर्टल, ठीक है। स्वयं प्लस पोर्टल स्वयं का ही विस्तार है। और स्वयं जो आया था वो आया था आपका 2017 में। स्वयं पोर्टल जो आया था 2017 में। स्वयं पोर्टल के तहत ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत कक्षा 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के सारे कोर्स इसमें मतलब अवेलेबल थे। तो मतलब
और उसी का हमने विस्तार किया स्वयं प्लस पोर्टल। तो कुल मिला के व्यावसायिक शिक्षा के रूप में इसको जोड़ा जा रहा है कि जो भी शिक्षा प्रदान की जाए तो केंद्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत व्यावसायिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप से भी क्या है, जोड़ा जाए। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य है। और विस्तार किसका है, स्वयं का। और स्वयं कब आया था, 2017 में। और लॉन्च किसने किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारत में जीडीपी में वृद्धि ऋणात्मक रही थी। तो किस ईयर में, 2020 ईयर, 2020 से 21, याद रखिएगा ये। किस वित्तीय वर्ष में भारत में जीडीपी में वृद्धि ऋणात्मक रही थी, तो कौन से ईयर में, 2020 और 21 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने वर्ष भारत में लैपटॉप का उत्पादन प्रारंभ करने जा रही है। यह उत्पादन कहाँ प्रारंभ करने की योजना है, तो ये कहाँ पर लगाएगा प्लांट अपना, नोएडा में। कहाँ पर, नोएडा में। सैमसंग कहाँ पर अपना प्लांट लगा रहा है, ये नोएडा। चलिए इसमें चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के शिल्पकार कौन थे, तो अरुण योगीराज है। अरुण योगीराज कौन है इनके शिल्पकार, तो ऑप्शन नंबर है अरुण योगीराज। भारत की किस कंपनी ने H-125 सिविल हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए फ्रांस की एयरबस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन, फ्रांस की एयरबस कंपनी है उसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। किस हेलीकॉप्टर कंपनी कंपनी ने, तो कंपनी का नाम क्या है, भारत की टाटा एडवांस सिस्टम। किसने, टाटा एडवांस सिस्टम ने एयरबस कंपनी के साथ किया। एयरबस कंपनी किसकी है, फ्रांस की। एयरबस कंपनी किसकी है, फ्रांस की है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो एयरबस कंपनी फ्रांस की है और टाटा ने क्या है, टाटा एडवांस सिस्टम ने उसके साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन किया है। ठीक, कह रहा है देश के दिव्यांग उद्यमी कारीगरों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे उत्पादों के प्रदर्शन हेतु दिव्य कला मेलों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। दिव्य कला मेलों का क्या है, देश के दिव्यांग उद्यमी और कारीगर के उत्पादों को, ठीक है, जो भी दिव्यांग हैं उनके उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन वर्ष 2024 में, ऐसा पहला मेला किस शहर में आयोजित किया गया है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, दिव्य कला के लिए पहला कहाँ पर आयोजित किया गया है आपका, नागपुर में। कहाँ पर किया गया है, नागपुर में। ठीक है, तो दिव्य कला मेला 2022 में पहला है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट। कह रहा भारत के संचार उपग्रह GSAT-20, नया नाम GSAT-20 का क्या है, GSAT-N है। नया नाम क्या है, GSAT-N है। का प्रक्षेपण इस वर्ष स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट के जरिए, स्पेस एक्स के जरिए किया गया। तो पूछ रहा है स्पेस एक्स किस देश की कंपनी, तो पता है स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, तो GSAT का नया नाम क्या है, GSAT-N है। और कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया, अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी। ठीक है, चलिए। भारत में पहली अमृत भारत रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच चलाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली अमृत रेलगाड़ी है और किन दो देशों के बीच चलाई गई है, तो ये कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई है, अयोध्या से दरभंगा के बीच। किसके बीच, अयोध्या से दरभंगा। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं। कह रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित इसमें किस संगठन, देखिए रिपोर्ट अक्सर पूछी जाती है, कोई भी रिपोर्ट है जो जन पूछी जाती है कि कौन सा संगठन, अगर ये रिपोर्ट है तो ये रिपोर्ट कौन सा संगठन पेश करता है। ठीक है, कौन सा संगठन आपका जारी करता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हर संगठन कुछ ना कुछ एक रिपोर्ट क्या है, जारी करता है, तो आपको याद हो। तो जैसे पूछ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए याद होनी चाहिए। 16वां वित्त आयोग कब से कब तक है, 2026 से 2031, 2026 से 2031। ठीक, कह रहा 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है, तो कौन है वो, अरविंद परगड़िया। कौन है वो, अरविंद परगड़िया। ठीक, जनवरी 2024 में गुजरात में संपन्न हुए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन की थीम क्या थी, तो क्या थी, गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, गेटवे टू द भविष्य का प्रवेश द्वार। तो कौन सा है, गेटवे टू द फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर हुआ है, गुजरात में। ठीक है, नौसेना में शामिल INS इम्फाल के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो INS इम्फाल के बारे में बता दें पहले। तो INS इम्फाल क्या है, ये एक 15B प्रोजेक्ट है, जिसके तहत क्या है, हम पोर्ट का क्या है, हम तो 15B के तहत क्या है, हम पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके तहत ये तीसरा है, INS इम्फाल जो है, ये INS इम्फाल ये तीसरे नंबर का है, इस नंबर का थर्ड है। इसके पहले दो हो चुके हैं, तो INS विशाखापट्टनम,
INS विशाखापट्टनम ये पहला था, और INS मरगांव, INS मरगांव क्या था, दूसरा। INS विशाखापट्टनम पहला था, INS मरमगांव दूसरा था। IS विशाखापट्टनम को शामिल किया गया था 2021 में, नवंबर 2021 में, और INS मरमगांव को शामिल किया गया था, INS मरमगांव को शामिल किया गया था आपका दिसंबर 2022 में। कब शामिल किया गया था? दिसंबर 2022 में। INS मरमगांव को दिसंबर 2022 में शामिल किया गया था, और INS विशाखापट्टनम को आपका नवंबर 2021 में शामिल किया गया है, और INS इम्फाल को शामिल किया गया है आपका वही दिसंबर 2023 में। तो तीसरा है ये, ठीक है। और INS इम्फाल को बनाया किसने है? INS इम्फाल को बनाया है मझगांव डाक यार्ड शिपयार्ड लिमिटेड ने। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर डी। यही पूछा ना कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका कथन ये सही नहीं है, क्योंकि इसको किसने बनाया है? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड पता है कहाँ पर है? कहाँ पर है? मुंबई में पूछा जाता है क्वेश्चन। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? मुंबई में। और मर्मगांव तो पता है, मर्मगांव कहाँ है? गोवा में, ठीक है, याद रहेगा ये। और पहला ऑप्शन जैसे कह रहा था, यह एक नवीनतम स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत है, बिल्कुल सही है। ये नाभिकीय जैविक एवं रासायनिक युद्ध में भी वार करने में सक्षम, बिल्कुल सही है। और 15th बी, बैवो नहीं है, 15th बी प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम क्लास के निर्देशक मिसाइल में से तीसरा युद्धपोत है, तो बिल्कुल सही है, तीसरा युद्धपोत है, ठीक है। तो यही गलत है, हिंदुस्तान से शिपयार्ड लिमिटेड नहीं है। कौन है? मझगांव। और मझगांव डाक कैल्शियम लिमिटेड कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट, क्या नाम है इसका? एक्सपोसैट, प्रक्षेपित कर पृथ्वी की 650 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेगा? ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से कार्य करेगा, ठीक है। तो पहला तो ये कि ब्लैक होल के बारे में जानकारी देगा, ब्लैक होल। दूसरा, मैग्नेटर्स। और तीसरा, जो स्टार्स है, तारे हैं, ठीक है, इनके बारे में क्या है? जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो कह रहा कि कौन से कार्य करेगा? तो पहला, एक्सरे स्रोत के रहस्यों को पता लगाएगा, सही है। ब्लैक होल के रहस्य में दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा, ये भी क्या है? सही है। पृथ्वी की सतह के नीचे मीठे पानी के स्रोतों तथा खनिज संपदा का पता लगाएगा, तो ये क्या है? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और दूसरा। आ रही बात समझ में? तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि एक्सपोसैट जो मिशन है, ये दुनिया का, विश्व का, भारत दूसरा देश है जो इस प्रकार का क्या है? मिशन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इसके पहले अमेरिका ने लॉन्च किया था, और अमेरिका पहला देश था जो इस प्रकार के मिशन को लॉन्च किया था। उसका IXPE करके उसका क्या है? नासा ने लॉन्च किया था, IXPE। तो ये अमेरिका का पहला था, और भारत विश्व का दूसरा देश बन चुका है जो इस प्रकार के मिशन को क्या है? लॉन्च कर रहा है। अरे बात समझ में? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अमेरिका IXPE नासा ने लॉन्च किया था, ठीक है। और इसमें दो प्रकार के पेलोड लगे होते हैं। एक होता है पोलिक्स, एक होता है पोलिक्स, और एक होता है एस्पेक्ट, एक होता है एस्पेक्ट, ठीक है। तो इसका पोलरीमीटर, पोलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्सप्रोमेट्री फॉर टाइम के लिए, कुल मिला के, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कोपी और टाइमिंग, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा है एक्सपोसैट के बारे में, फिर से उसी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक्सपोसैट आदित्य L1 की तरह अंतरिक्ष में स्थापित एक वेधशाला है, सही है। इस प्रकार की वेधशाला को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। तो मैंने क्या बताया? चौथा देश नहीं है। कौन सा देश है? भारत दूसरा देश है। भारत कौन सा देश है? दूसरा देश है। तो यही ऑप्शन क्या है? गलत है। उसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही नहीं है। तो इसको हम इसमें टिक करें। आ रही बात समझ में? और एक्सपोसैट के साथ दो पेलोड है, पता है, पोलिक्स और एक्सपेक्ट, मैंने बताया। और एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के साथ 10 अन्य उपग्रह भी क्या है? छोड़े गए हैं, तो ये भी क्या है? सही है। आ रही बात समझ में? एक्सपोसैट के बारे में पूरा समझ में आ गया कि भारत कौन सा है? दूसरा देश है। अमेरिका पहले था, ISPU उसका मिशन था। और इसमें क्या है कि ये दो पेलोड है इसके साथ, पोलिक्स और एक्सपेक्ट, और 10 अन्य उपग्रह भी इसके साथ क्या है? छोड़े गए। नेक्स्ट चलते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी, दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। तो कह रहा है कितने विकल्प सही हैं? तो कितने विकल्प सही हैं? केवल दो। कितने विकल्प सही हैं? केवल दो विकल्प सही हैं। कौन सा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी। ठीक है, चलिए। कह रहा है केंद्र सरकार ने शुष्क क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्न निर्मित आवास के निकट वर्षा जल संचयन प्रणाली टाका को अपनाया। अच्छा, वर्षा जल संचयन प्रणाली क्या है? टाका है। यह देश के किस भाग में वर्षों से प्रचलित है? तो टाका एक ऐसी प्रणाली है जो राजस्थान के लगभग बाड़मेर और इन सब क्षेत्रों में प्रचलित है। तो इसमें क्या करते हैं कि जुलाई से सितंबर तक जो मतलब पत्थर इकट्ठा करके गोलाकार कुंड बना लेते हैं और जुलाई सितंबर तक पानी क्या करते हैं उसमें स्टोर करते हैं। उस पानी का क्या करते हैं साल भर उपयोग करते हैं। तो उस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। और ये ऑप्शन कौन सा होगा? पश्चिमी राजस्थान। कौन सा ऑप्शन? पश्चिमी राजस्थान की एक प्रणाली। आ रही बात समझ? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा उग्रम क्या है? तो उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है जिसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है और किसने बनाया है इसको? डीआरडीओ ने। ठीक, चलिए। कह रहा है मानसनामा समाचार सुर्खियों में रही है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? हाँ, मानसनामा का एक शॉर्ट फिल्म है और ये किस भाषा की फिल्म है? तेलुगु फिल्म है और इसको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी क्या है मिले हुए हैं। तो बस उसी पर एक बनाया क्वेश्चन है। ये एक लघु फिल्म है, सही है। ये एक तेलुगु भाषा की फिल्म है लेकिन इसे मलयालम, हिंदी और कन्नड़ में भी डब किया गया, सही है। कह रहा है इसे विश्व में 513 पुरस्कार हो जिसमें गिनीज विश्व रिकॉर्ड शामिल कर लिया गया, ये भी सही है। और कह रहा है इसने विदेशी भाषा के लघु फिल्म में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, तो ये गलत है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नहीं जीता। केवल क्या है, इसने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और गिनीज विश्व रिकॉर्ड में क्या है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और तेलुगु भाषा की एक शॉर्ट फिल्म है ये। ठीक, चलिए। गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित 10वें वाइब्रेंट, वही बताया ना, गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में इसका आयोजन किया गया था। और कौन से राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद, इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेता तो ये भी आए थे। तिमोर लास्ट के राष्ट्रपति रामोस होर्ता, ये भी शामिल थे। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, ये भी शामिल थे। तो कह रहा कौन शामिल नहीं थे? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ये शामिल नहीं थे। तो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है द राइट आंसर। हमारी बात समझ में तो याद होनी चाहिए सब। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर ने देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार? तो पता है इंदौर, लगातार 7वीं बार कौन है? इंदौर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला पुरस्कार जीता? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र पहले में है। मध्य प्रदेश दूसरे में। मध्य प्रदेश दूसरे में है अगर राज्य की बात करें। और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है सर्वेक्षण रिपोर्ट में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 3,970 शहरों में से पहला पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो किस शहर ने जीता? शाश्वत, महाराष्ट्र। ऑप्शन शाश्वत, महाराष्ट्र ने पहला पुरस्कार जीता है। ठीक, चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी द्वारा सेवा अटल सेतु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कितने कथन सही हैं तो ये बताना है। तो 21.8 किलोमीटर लंबाई वाले भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु, बिल्कुल सही है। 21 दशमलव, ये पहला सही है। 21.8 किलोमीटर का ये भारत का सबसे लंबा समुद्री क्या है? सेतु है। ठीक है, और ये सेवरी से लेकर के आपको मुंबई के सेवरी से आपको जोड़ता है। और इसका नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। तो सही है ये। ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी क्या है ये जाना जाता है। ठीक, इस सेतु के निर्माण में 11,600 मीट्रिक टन स्टील का ढांचा लगता है जो 4 हावड़ा सेतु के क्या है बराबर है। तो ये भी क्या है? सही है। तो इसका मतलब सभी तीनों विकल्प क्या है? सही है। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा 21.8 किलोमीटर लंबाई है इसकी, क्योंकि पेपर में लंबाई पूछ लेता है। अगर सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा ब्रिज है तो लंबाई क्या है याद होनी चाहिए, 21.8 किलोमीटर। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? कंपाला, युगांडा में। ठीक है, युगांडा की राजधानी पता है? कंपाला, वहाँ पर आयोजित हुआ 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो नॉन अलाइन यू मूवमेंट है। और इसका गठन कब हुआ था? 1961 में। और पहला ही सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। ठीक है, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में क्या है 1961 में इसका गठन हुआ था। इसमें 5 देशों के सदस्य देश शामिल थे। तो जो भी नए स्वतंत्र देश थे, तो पहला तो भारत है ना, भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे उसमें। भारत, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष थे
सुवर्णो वो शामिल थे। और मिस्र मिस्र के थे राष्ट्रपति अब्देल नासिर, वो शामिल थे। और आपका यूगोस्लाविया के टीटो, वो भी शामिल थे। और एक घाना के राष्ट्राध्यक्ष थे, वो शामिल थे। ठीक है, तो 5 देशों के जो प्रमुख थे वो शामिल थे। 1961 में नाम का क्या है, गठन हुआ था। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया और घाना। आ रही बात समझ में? और अभी 19वीं बैठक कहाँ पर हुई है, कंपाला, युगांडा में। ठीक, चलिए। समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व जन कर्पूरी ठाकुर को, अच्छा ये क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न दिया गया है। कब दिया गया है, 2024 में। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है। और 2024 में 5 लोगों को मिला। एक तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, एम एस स्वामीनाथन हो गए और चौधरी चरण सिंह, है ना। 5 लोगों को मिला। कौन कौन है, एक तो पहले तो ये हो गया कर्पूरी ठाकुर, फिर आपका पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह। ठीक, तो कितने हो गए, मैंने बताया कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, और लाल कृष्ण आडवाणी। और कौन कौन हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अच्छा पहली बार कब भारत रत्न दिया गया था, कोई बता सकता है? पहली बार कब मिला था, 1954 में भी 3 लोगों को दिया गया था। एक सीवी रमन, किसको मिला था, सीवी रमन, ठीक है, राजगोपालाचारी और आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 1954 में भी 3 लोगों को मिला था, सीवी रमन, राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। एक बार ये पूछा जा चुका था कि सचिन तेंदुलकर को किस एग्जाम पूछा गया था, तो सचिन तेंदुलकर को भी मिला था कब, 2014 में। कब मिला था, 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला। खिलाड़ी है तो इसलिए पूछा गया था, किसी पीसीएस में ही पूछा गया था। ठीक है, और पहली महिला जिनको मिला था, इंदिरा गांधी, उन्हें कब मिला था, 1971 में। 1971 में पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला था, वो कब मिला था, 1971 में। और पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद होनी चाहिए, फैक्ट है। ठीक है, पहला 1954 में भारत रत्न मिले थे 3 लोगों को, सीवी रमन, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 लोगों को अभी मिला है इस बार। और 1971 पहली महिला इंदिरा गांधी थी जिन्हें भारत रत्न मिला था, 1971 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें 1955 में मिला था। ठीक है, और 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए। कह रहा है परियोजना भीष्म के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभी मैंने भीष्म के लिए बताया था कि भीष्म का एक, भीष्म क्या है, एक पोर्टेबल क्या है, अस्पताल है, एक चलता फिरता। तो 4 भीष्म अस्पताल हमने किसको अभी हाल ही में सौंपे हैं, कराया था मैंने, यूक्रेन को सौंपे हैं ना। तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं आराम से। भीष्म क्या है, भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। सही है, इसका फुल फॉर्म यही है। ठीक है, यह विदेश से आयोजित आयातित अत्याधुनिक आपातकालीन चिकित्सा, आयातित नहीं है भारत का ये, तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हम करते हैं, ठीक। आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म को अयोध्या में रामलला प्रिंसेस लाया गया था। ठीक है, ये भी सही है। इस क्यूब में आपातकालीन दशाओं में 200 घायलों तक का उपचार किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि एक पोर्टेबल चलता फिरता एक शुरुआती इलाज इसमें क्या है, दिया जा सकता है। और यूक्रेन को भी 4 हमने 20 में क्या है हॉस्पिटल संयुक्त दान के रूप में क्या है दिए हैं। ठीक है, और लगभग 200 घायलों का इसमें उपचार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। कह रहा है निम्न के देशों पर विचार करना है। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत और जापान उपर्युक्त में से किन देशों के स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर उतार चुके हैं, मतलब कौन कौन से देश हैं। तो पता ही, अमेरिका, सोवियत संघ, भारत और चीन। भारत चौथा देश बन गया था। ठीक है, हाल में जापान ने भी क्या है इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सभी 5। ठीक है, जापान ने हाल में स्लिम नाम का एक लॉन्च किया है, स्लिम स्मॉल लैंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर मून, ऐसा फुल फॉर्म है इसका, स्मॉल लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर मून करके जापान ने लॉन्च किया है। तो टोटल कितने देश हो गए हैं, 5। याद रखिएगा, 4 थे, अब कितने हो गए, 5। ठीक है, शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो ये 2 लोगों को मिलाकर के दिया गया, अर्जेंटीना के जन्मी क्लासिका पियानो डेनियल बारनबोइन, और एक फिलिस्तीन इजरायली युद्ध के लिए जो है वो है अली अबू अब्याब। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए तथा बी संयुक्त रूप से। आ रही बात समझ में, तो दोनों ही हैं, अर्जेंटीना के हैं डेनियल बारनबोइन, और जो फिलिस्तीन और इसराइल
शांति युद्ध की तरफ इन्होंने किया था। तो अली अबू अब्याब क्या है, दोनों को संयुक्त रूप से मिला। ठीक है, तो 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया गया था अमरकंटक, अमरकंटक में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में दूसरा बना था विजय नगरम। ठीक है, विजयनगरम। और तेलंगाना के मुगदा में, मुगदा में सरक्का मरक्का। ठीक है, तीनों ही क्या है, सही है, सभी तीनों। आ रही बात समझ में? तो पहला जनजाति जो विश्वविद्यालय बना था, पहला अमरकंटक में मध्य प्रदेश में, दूसरा विजयनगरम आंध्र प्रदेश, और तीसरा तेलंगाना के मुदगु में सरक्का मरक्का में ये बना है। और इसका नाम सरक्का मरक्का, वहाँ का सरक्का मरक्का एक जनजाति देवी है, उनके नाम पर इसका क्या है, नाम रखा गया है। तो सभी तीनों क्या है, सही। ठीक है, भारत को जानो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? तो ये किसकी मंत्रालय की पहल है? विदेशी मामलों, है ना, नाम से ही पता है, जहाँ भारत को जाना मतलब विदेशी मामलों। ठीक है, पार्ट मीटिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा, विदेशी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, कह रहा प्रयास परियोजना निम्नलिखित में से किस निकाय की पहल है? तो किस निकाय की पहल है? प्रवासिता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रवासिता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया प्रेरणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है? तो ये किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए? कक्षा 9 से 12 के लिए। किसके लिए? कक्षा 9 से 12 के लिए है। और शिक्षा मंत्रालय इसके तहत क्या है कि देश के विभिन्न कोनों से प्रति सप्ताह 20 छात्र क्या है, शामिल होंगे। 20 छात्र में 10 गर्ल्स और 10 बॉयज ये शामिल होंगे। और कई सारे इसमें कई चीज़ें हैं ना, कम से कम काफ़ी चीज़ें हैं, तो उन पर क्या है, इनको कुल मिला के एक हॉस्टल में इन सबको रखा जाएगा। और शिक्षा जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़, हर क्षेत्र में कुल मिला के आपका आपका चाहे नैतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे साइंटिफिक क्षेत्र में, हर चीज़ें में इनको नॉलेज प्रदान की जाएगी। और ये किस क्लास के लिए है? कक्षा 9 से 12 के लिए है। और 20 छात्र शामिल होंगे, जिसमें 10 बॉयज और 10 गर्ल्स होंगे। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, किस मंत्रालय के पहले? शिक्षा मंत्रालय, और कक्षा 9 से 12। ठीक, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये कहाँ की जा रही है? हैदराबाद, इसको याद रखिएगा। ठीक है, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? हैदराबाद। संपूर्ण संपोषणी व्यापार एवं मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन 2 से 3 नवंबर 2023 को कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। संपोषणी व्यापार एवं मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। चलिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? याद हो गई है, तो अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में, ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पर? अयोध्या में। नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2013 से 14 के पश्चात 9 वर्षों में देश की लगभग कितनी जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर आ सकी है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट है, और कितने? 25 करोड़। कितना? 25 करोड़ जनसंख्या क्या है, निर्धनता से बाहर आ चुकी है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है नीति आयोग के उपयुक्त चर्चा, मतलब सेम रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर लाई जा चुकी? तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या है, पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जिसने बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं लोग, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और अगर पूछा जाए देश में तो कितनी जनसंख्या है? 25 करोड़। ठीक? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया जो किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करेगा? तो कौन सा है वो? चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक, नई पीढ़ी के आकाश आकाश संजीव मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का चयन करना है? यह मिसाइल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे मल्टी फंक्शन रडार द्वारा दुश्मन की मिसाइल को भी स्कैन कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर से मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो दोनों ही कथन इसमें क्या है, सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए। 12 जनवरी 2024 को भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम आईटीएफ है ये, ठीक है, आईटीएफ की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है आपका? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। पीएम सूर्योदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पीएम सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा कि केंद्र उन परिवारों के लिए ऐसी प्रणालियां स्थापित करने की लागत वहन करेगा जो 300 यूनिट प्रतिमा की खपत कम करते हैं, 300 से कम। नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय उन घरों की पहचान करेगा जो प्रतिमा 300 यूनिट से कम खपत करते हैं। गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन कौन सा है?
ये वाला कथन क्या है? गलत है दूसरा, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। तो पीएम सूर्योदय योजना के बारे में कुछ हम डिस्कस कर लें। इसमें क्या है कि पीएम सूर्योदय योजना में पहले 40 गीगावाट तक का लक्ष्य रखा गया था 2022 नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक के लिए कर दिया गया है? 2026 तक के लिए। 40 गीगावाट का जो लक्ष्य बढ़ा करके अब कर दिया गया है 2026 तक के लिए, पहले 2022 था। और 1 करोड़ घरों पर क्या है, सोलर पैनल लगाने का गवर्नमेंट का क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने का क्या है, लक्ष्य है। और 40 गीगावाट 2026 तक का 22 तक का था, अब 2026 तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। और एक याद होना चाहिए कि जो भारत का टारगेट है 2030 तक, कितने गीगावाट? 500 गीगावाट। याद हो ये, सब पूछा जा सकता है। तो और एक क्वेश्चन समझ लीजिए हर जगह, क्योंकि बायो ईथर की चर्चा हो रही है, मोदी कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी देश में या कहीं भी किसी सम्मेलन पार्टिसिपेट करते हैं तो बायो ईथर का जिक्र करते ही करते हैं। तो बायो ईथर से संबंधित एक क्वेश्चन आपका बन ही सकता है, ठीक है। तो बायो ईथर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि ई3 में ई3 का मतलब क्या है, ठीक है। ई3 में कौन से ई आते हैं? 3। 2030। तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि बायो थ्री का पूरा डिटेल मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या है, ठीक है। 2030 500 गीगावाट लक्ष्य, 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य। 2022 का लक्ष्य था 40 गीगावाट का, जिसको एक्सटेंड किया 2026 तक। और इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 2 केवल दूसरा, क्योंकि ये पहचान करना नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का ये गलत है, ठीक है। बाकी पहला क्या है, सही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ वेनेजुएला का सीमा विवाद सुर्खियों में रहा है? तो ये गुयाना के साथ है। विवाद क्यों होगा? खनिज संपदा जो भी क्षेत्र होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों देश आपस में क्या टकराएंगे। तो वही विवाद था वेनेजुएला और गुयाना के बीच, ठीक है। 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया है? तो भारत और मिस्र। एक साइक्लोन है भारत और मिस्र के बीच है, और एक है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन ये किसके किसके बीच है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? किसके किसके बीच में है? भारत और यूएई के बीच में। एक डेजर्ट साइक्लोन है जो भारत और यूएई के बीच में है, और केवल साइक्लोन है तो भारत और मिस्र के बीच में है। तो पहला जो किया गया था वो अभ्यास वो भारत में किया गया था, और जो दूसरा अभ्यास किया गया वो मिस्र में ही किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई है, और साइक्लोन है भारत और मिस्र। महिला स्वयं सहायता समूह एचएससी को ड्रोन प्रदान करने की योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद इसको देखिए, केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना हेतु 1261 करोड़ का परिव्यय रखा गया है। योजना के तहत 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। योजना की अवधि 2023-24 से 2027-28 तक है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ किसानों को मिलेगा। तो ये टाइम पीरियड क्या है, ये गलत है। ये 2024-25 से 2025-26 तक के लिए, ठीक है। कब तक के लिए? 2024-25 से 25-26 के लिए। तो पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो यही सही नहीं है। बाकी ये सही है। 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। संख्या याद रखिएगा 15,000। 1261 करोड़ रुपए का बजट है, और सर्वाधिक लाभ क्या है, किसानों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ड्रोन की सहायता से आपका छिड़काव हर चीज़ किया जा सकता है। तो इसका जो अवधि है वो 2024-25 से 25-26 के लिए, ठीक है। इसमें चलते हैं। कह रहा मुक्त बाजार बिक्री योजना ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसकी बिक्री की जा सकती है? तो ये याद रखिएगा, मुक्त बाजार बिक्री योजना के तहत हम 2 चीज़ों का बिक्री करते हैं, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मुक्त बाजार बिक्री योजना के तहत किसका किसका हम बिक्री करते हैं, गेहूं और चावल का। समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बस लगातार देखिए, जुड़े रहिए। लगातार अगर पढ़ते रहेंगे तो हर चीज़ आपको, अब मिस करेंगे कोई भी लेक्चर आप छोटे छोटे, आप मैंने कहा ना ज़्यादा लंबे लेक्चर भी नहीं है, तो आप आराम से क्या है इनको देख भी सकते हैं, ठीक। और सब पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। कह रहा हाल ही के दिनों में गुजरात के, ये गुजरात है, गुजरात के विश्व प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को के भी अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अदृश्य सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से क्या शामिल होते हैं, ये दिया गया। तो पहले तो याद हो कि विश्व विरासत सूची में भारत के कितने हो गए हैं टोटल? 15। कितने हैं? टोटल 15, जिसमें गरबा है, और 2021 में हमने दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, वो 14 है। दुर्गा पूजा, कलकत्ता की दुर्गा पूजा, ठीक है। तो उसको 2021 में शामिल किया गया था, ये 14वीं थी। और 2016 में 2 थे, 2017 में तो कुंभ था, अभी कुंभ होगा भी इस साल, ठीक है। तो 2017 में कुंभ को शामिल किया गया था, और 2016 में 2 शामिल किए गए थे, एक योग
और एक नवरोज। नवरोज उत्सव होता है ना, सबसे पहले 2008 में शामिल किया गया था किसको? वैदिक जाप को। 2008 में किसको शामिल किया गया था? वैदिक जाप को। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो मैंने क्या बताया, टोटल कितने हो गए? 15। ठीक है, हाल ही में गरबा को शामिल किया गया, उसके पहले आपका दुर्गा पूजा 2021 में वो 14वां था, और 2017 में कुंभ को, और 2016 में शामिल किया गया था योग और नवरोज को। 2018 में सबसे पहला शामिल किया गया था, वो क्या था? वैदिक जाप। इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो अदृश्य सांस्कृतिक विरासत समृद्ध निम्नलिखित में से क्या शामिल होते हैं? ठीक है, तो इसमें ये मौखिक परंपराएं शामिल होती हैं, प्रदर्शन कलाएं भी शामिल होती हैं, अनुष्ठान उत्सव कार्यक्रम भी शामिल होते हैं, पारंपरिक दस्तकार ये भी शामिल होते हैं ना, ठीक, जो भी लोक कला ये सब शामिल इसमें किए जाते हैं, प्रत्येक निर्माण से संबंधित ज्ञान और पद्धतियां भी शामिल होती हैं। तो इसमें क्या है? सभी 5। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अरे बात समझ में? तो कुल मिला के सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाली ये चीजें पूछ रहा था कि क्या क्या शामिल होती है, तो 5 चीजों के इसमें शामिल होती, और जो मैंने कुछ फैक्ट थे वो मैंने आपको इसमें बताया। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मज़ा आया होगा क्लास में, है ना? आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो, और पेपर नज़दीक है तो बस पढ़ते रहिए लगातार, और जुड़े रहिए, है कि नहीं? मैथ की क्लास भी आपको लगातार कंटिन्यू मिल ही रही है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। कल हम इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शनल आपको डेली मिलेगा, तो हम डेली क्या है इसी तरह लगभग 50-60 क्वेश्चन हम पर डे क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और टेलीग्राम में आपको लिंक है, तो आपको उसको क्या करें, ज्वाइन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, है कि नहीं? चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।